हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल शुभम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डिजर्ट या आप यूं कहें भारत में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल और उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो भी टॉपिक है या जो जो भी अध्याय है और जहां से प्रश्न बन सकता है उसको हम कवर करने का प्रयास करें। और हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम आपको छोटी से छोटी बातों को आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आई होप कि आपको 70 से 90% आपको फर्स्ट बार में ही परेशानी सॉल्व हो जाने वाली है और बाकी जो बचता है उसे आप 2-4 बार वीडियो को देखते हैं और आपका परेशानी सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का क्रम है और कंटिन्यू ये वीडियो बनता रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होने के बाद में अन्य सब्जेक्ट पर भी बात करूंगा। ठीक है, हमारी कोशिश है दोस्तों कि पैसे वाले तो बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ लेंगे, लेकिन जिन्हें पैसे नहीं है, जो गरीब है, उनकी ख्वाहिश क्यों अधूरी रहे, वो भी अपनी ख्वाहिश को पूरी करे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे निवेदन बस इतना है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसको अपने साथियों में शेयर कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा आप इनको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उतना मेहनत आप भी कीजिए, क्योंकि इसका फायदा जितना जल्दी और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना फायदा लोगों को होगा। और एक चीज आप देखते हैं दोस्तों कि आप मेरे वीडियो में आप लाइव जैसा अनुभव प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज हम आपको सामने मुहैया कराते हैं। ठीक है, बातचीत तो होती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय मरुस्थल। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और देखना है कि इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि इंडियन ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है। आप देखने के बाद कहेंगे इंडियन ज्योग्राफी में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम ये नहीं करते कि हम आपको परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे, लेकिन हम आपको ये दावा करते हैं कि हम आपकी जो अधिकांश समस्याएं हैं उसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना समय कमाए हुए आज हम बात कर लेते हैं भारतीय मरुस्थल, जिसे इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है। तो इससे जो जो प्रश्न बनता है एक एक हम जो है कि पॉइंट दर पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले ये जानना है कि भारतीय मरुस्थल का अन्य नाम क्या है। ठीक है, इसे और किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, इसका अन्य नाम है, देख लीजिए, राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल भी कहा जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। भारतीय मरुस्थल को अन्य नाम राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारतीय मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यह भारत में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल है। राजस्थान का मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यह मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, उसी को हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो इसे एक और क्या प्रश्न बन गया दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान है बताना। अब देखिए दोस्तों, इसमें और क्या क्या प्रश्न बनता है वो हम देखते हैं। इसका क्षेत्रफल हमें जानना है। पहली बात तो ये जानना है कि स्थित कहाँ है, ये जानिए अवस्थिति कहाँ पे है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहाँ स्थित है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में तो है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कहाँ अगर ये पूछा जाए तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए दोस्तों। यह स्थित है राजस्थान के
पश्चिम में। ये हो गया पहली स्थिति। अगर राज्य पूछा जाए कि राज्य कौन किस दिशा में स्थित है, तो राजस्थान के पश्चिम में। और दूसरी स्थिति ये है, क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न है दोस्तों समय के साथ बदल रहा है, तो आपको विस्तृत ज्ञान रखना होगा, जिसे पिटे ज्ञान से चलने वाला नहीं है। दूसरी स्थिति है, अगर आपको राज्य नहीं पूछा बल्कि कुछ और पूछ दे या ऑप्शन में कुछ और रहे, तो याद रखिए अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम दिशा में। क्लियर? इसमें एक समझ लीजिएगा, आपसे यह पूछा जा सकता है इसको चेंज करके कि थार मरुस्थल के निकट में स्थित पर्वत किस दिशा में, उत्तरी दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा पर्वत है? तो वो है दोस्तों अरावली पर्वत। ठीक है, तो इसको दो तरह से पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल भारत में राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, या आपको यूं पूछा जाए अरावली पर्वत के किस दिशा में, तो दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में। अब चूंकि अरावली पर्वत क्या है इसके बारे में हमने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। अरावली पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ियां, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सब जो भी है मैंने स्पेशल वीडियो इसका बनाया हुआ है, और आप देखकर हमें उम्मीद है कि लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में है, और मैंने कॉमन प्ले लिस्ट बनाया है भारत का भूगोल, उसमें हम कड़ी दर कड़ी सारे वीडियो एक साथ समाहित कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं हर टॉपिक अलग अलग प्ले लिस्ट बनाऊंगा तो सैकड़ों हो जाएंगे, क्योंकि यह अभी शुरुआत है। ठीक है दोस्तों, तो अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम दिशा में। उम्मीद है यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, मानचित्र बनाकर भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। आगे देख लेते हैं क्या है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। ये हमसे पूछा जाए कि थार मरुस्थल का क्षेत्रफल क्या है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अगर वहीं इसकी लंबाई पूछा जाए, दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 300 किलोमीटर। वहीं अगर इनकी चौड़ाई पूछा जाए तो कितनी है, 640 किलोमीटर। ये औसत लंबाई और चौड़ाई बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना। अब रही बात कि ये स्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है, आप समझ गए, राजस्थान में। आपसे दिशा भी नहीं पूछा जाए, अगर राज्य पूछ दिया जाए तो बिल्कुल बताने में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो पहले लाइन पहली वाक्य से क्लियर हो जा रहा है, भारतीय मरुस्थल को राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, अब आइए और देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहां पर देखो औसत वर्षा कितनी होती है, औसत वर्षा कितनी होती है। यहाँ पे औसत वर्षा होती है दोस्तों 15 सेंटीमीटर से कम, मतलब यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कहाँ है वो आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये सबसे कम वर्षा का स्थान नहीं है, क्योंकि वो अलग मैटर हो जाता है। हम सिर्फ थार मरुस्थल को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पे हम आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया औसत वर्षा कितना होता है, 15 सेंटीमीटर से कम, यानी बहुत कम होती है वर्षा। तो इस वजह से क्या होता है कि यह एरिया जो है बहुत ही शुष्क, मतलब सूखा एवं वनस्पति रहित होता है, वनस्पति रहित एरिया है। ये क्लियर आप समझ रहे हैं। जब बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं होगी तो वनस्पति नहीं उगेगा, जब वनस्पति नहीं उगेगा तो वो एरिया क्या होगा, शुष्क हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो यह एरिया क्या है कि कम वर्षा होने की वजह से शुष्क और वनस्पति रहित एरिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, यह बारिश तो होती है, कुछ ना कुछ तो बारिश वहां हो रही है। इस वजह से वर्षा ऋतु में क्या होता है, यहां पर वर्षा ऋतु में
अनेक छोटी छोटी सरिताएं या नदियों का जन्म होता है। ये समझिए, पहले इसको हम क्लियर करते हैं। वहां पर जो बारिश होती है, बारिश के दिनों में, चूंकि वो तो रेतीला एरिया हो जाता है, बारिश के दिनों में क्या होता है कि पानी जमा होने की वजह से एक सरिता नाली की तरह बन जाता है। पूरी नदी नहीं बन पाती है, छोटी छोटी नदी का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, ये नदियां भी समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और क्लियर हो गई कि वर्षा होती है, कम होती है, इस वजह से यह एरिया शुष्क और वनस्पति रहित होता है। जब बारिश होती है तो वहां पे अनेक छोटी छोटी सरिताएं या नदियों का निर्माण होता है। तो एक चीज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि राजस्थान में भी नदी पाया जाता है, लेकिन वो मौसमी नदी होता है। तो यहां से जो दो प्रमुख टॉपिक उठते हैं, वो टॉपिक है जो वहां एक जो है कि लूनी नदी है, लूनी नदी, और एक इंदिरा गांधी नहर। इस दो टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं और चीज क्या क्या प्रश्न बन सकता है। इसका ढाल, जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, इसका ढाल किस ओर है? ठीक है, क्योंकि हर चीज को हमें कवर कर लेना, जब दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत से प्रश्न हम अनुमान से भी उसका जवाब दे सकते हैं। इसका ढाल दोस्तों दो तरह से होता है, जान लीजिए। ढाल क्या है? दो तरह से होता है या दो दिशा में होता है। एक तो होता है दक्षिणी भाग और दूसरा होता है उत्तरी भाग। उत्तरी भाग मतलब ढाल के आधार पर, या इसे आप कह सकते हैं कि ढाल के आधार पर जो है कि भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। एक है दक्षिणी भाग, दूसरा है उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग का जो ढाल की दिशा है वो हो जाता है कच्छ का रण की ओर हो जाता है इसका ढाल, और उत्तरी भाग जो है इस मरुस्थल का, इसका ढाल हो जाता है सिंध की ओर, सिंध की ओर। अब ये देख लीजिए दोस्तों, क्लियर? ढाल दो दिशा में। अब पहले ये समझ लेना है, मानचित्र से हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मान लीजिए ये मान लीजिए अपना गुजरात है, आगे हम चले जाते हैं राजस्थान। ठीक है, इस तरह चले जाते हैं, मान लीजिए आगे हम इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मान लीजिए इसको इस तरह अगर करते हैं, ये मान लीजिए अपना बन गया। ये एरिया जो आप देख रहे हैं वो कच्छ का रण है। ठीक है, ये क्या है? कच्छ का रण है। ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी हो जाता है। ठीक है, तो यह जो अपना राजस्थान है इस तरह, ठीक है, तो ये वाला एरिया जो बहुत बड़े हिस्सा में है, ये जो है कि थार मरुस्थल है, इसका दो हिस्सा हो जाता है। एक तो ये थार जो है कि थार का जो ढाल है वो कच्छ के रण की ओर हो जाता है, एक हो जाता है सिंध की ओर, उत्तरी भाग की ढाल सिंध की ओर हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में कच्छ के जो है कि भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल को ढाल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की जो है ढाल हो जाता है सिंध की ओर, और दक्षिणी भाग की ढाल हो जाता है कच्छ के रण की ओर। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि यहाँ जो हम भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल में जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है लूनी नदी। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर,
ठीक है। तो इन दो से भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके इसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले अभी हमने बताया था कि वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है राजस्थान में, तो वहां पर वर्षा ऋतु के दौरान छोटी छोटी नदियों का निर्माण होता है। उनमें से सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वह है लूनी नदी। इसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है और भारत की अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी। तो लूनी नदी पर कितने टॉपिक बन गए? राजस्थान की सबसे लंबी नदी, और जान लीजिए दोस्तों इसकी लंबाई कितनी होती है। लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई दोस्तों 496 किलोमीटर होती है, ठीक है। 496, या कहीं कहीं पे आता है इसकी लंबाई 495। तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। 495, 96 जो भी रहे आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। मान लेते हैं इनकी लंबाई 495 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या प्रश्न बनता है वो है भारत की अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। अंतःस्थलीय प्रवाह मतलब एक ही, और सबसे बड़ी बात है कि यह नदी एक ही राज्य में उद्गम होता है और एक ही राज्य में इसका पतन भी होता है। तो दो बातें मुख्य रूप से इससे पता चली कि यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है, और भारत की अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। दो बातें पता चली। और दोस्तों जानते हैं कि इस नदी का उद्गम कहां होता है? तो जान लीजिए इस नदी का उद्गम होता है अरावली पर्वत से, ठीक है। इसका उद्गम कहां होता है? उद्गम अरावली पर्वत से इनका उद्गम होता है। और अरावली पर्वत कई बार आता है, अरावली पर्वत अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो याद रख लीजिए अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित होता है इसका उद्गम स्थल। तो दो बातें, लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत के निकट से होता है या अरावली पर्वत से होता है, और यह तो पूछा जाए ऑप्शन में अजमेर है तो अजमेर के दक्षिण पश्चिम से इसका उद्गम होता है। दूसरा इसका मुहाना कहां पे है? मुहाना है दोस्तों कच्छ के रण में इसका मुहाना है। अभी हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, यह जो है ढाल महोत्सव, दक्षिणी भाग का ढाल जो है वह कच्छ के रण की ओर है और उत्तरी भाग का ढाल जो है वह सिंध की ओर है। तो यहाँ पे चूंकि अरावली पर्वत है तो अरावली पर्वत के निकट से पश्चिम एकदम दक्षिण से निकल रहा है, तो यहां से जो अगर लूनी नदी का उद्गम होता है तो वो इस तरह दक्षिण की ओर आता है, दक्षिण पश्चिम की ओर आता है और वो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो कितनी बातें पता चली? लूनी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? अरावली पर्वत से या फिर अजमेर के दक्षिण पश्चिम से, और इनका मुहाना यानी कहां मिल जाती है? कच्छ के रण में मिल जाती है। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देख लेते हैं दोस्तों कि इस नदी का, यह जो लूनी नदी है, इसको दूसरे पेन से करना होगा। यह लूनी नदी जो है इसको कई छोटी छोटी नदियां इनको सहायता करती है बहने में, ठीक है। मान लीजिए इनकी सहायक नदी भी अगर पूछ दे, सहायक नदी, तो इनकी प्रमुख सहायक नदियां भी है और वो नदियां इनको जो है ये आगे बढ़ने में, चूंकि ये सबसे लंबी नदी है, जो सबसे लंबी नदी होगी उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां जरूर होगी, ठीक है दोस्तों। तो इनकी सहायक नदियां भी है और वो है सरस्वती, बूंदी, ठीक है ना। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सरस्वती, बूंदी, ये प्रमुख
सहायक नदियां हैं जो कि इनको जो है कि बहने में या फिर कच्छ के रण तक जो है कि पहुंचने में इनको मदद करता है। ठीक है ना। सरस्वती, बूंदी, जवाई, जवाई भी एक प्रमुख नदी है जो कि इनकी सहायक नदी है। ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों लूनी नदी से ये प्रमुख प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, क्योंकि जगह कम है दोस्तों, ज्यादा जगह हम ले लेते हैं। अब हम इंदिरा गांधी पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं इंदिरा गांधी नहर। तो दोस्तों जैसे थार मरुस्थल को राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है, उसी तरह इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान का नहर भी कहा जाता है। याद रखिए, राजस्थान का नहर भी कहा जाता है। दूसरी बात इसमें यह जानना है कि भारत का सबसे बड़ा नहर है, सबसे बड़ा नहर है। और तीसरी बात हमें यह जानना है कि यह भारत में सबसे बड़ा कमांड एरिया विकसित करता है। ठीक है। तीसरी बात हमें क्या जानना है कि यह भारत का सबसे बड़ा कमांड एरिया विकसित करता है। ये तो हो गए प्रमुख इनका नामकरण, या इनसे जो मोटे मोटे अर्थों में प्रश्न पूछा जाता है। इंदिरा गांधी नहर, चूंकि ये नहर से रिलेटेड है, जब हम स्पेशल रूप से नहर पे वीडियो बनाएंगे तो जो भारत का प्रमुख नहर है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। लेकिन चूंकि भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल पे जब बात होगी तो उसमें इंदिरा गांधी नहर निश्चित रूप से आएगा। चूंकि ये सूखा एरिया है, यहाँ पे सिंचाई करने के लिए तो नहर की व्यवस्था की गई है, जो बहुत बड़ी बात है। तो प्रमुख बातें क्या हो गई, ये राजस्थान का नहर भी इसे कहा जाता है। दूसरी बात क्या है कि भारत का सबसे बड़ा नहर है। और तीसरी बात क्या है कि भारत का सबसे बड़ा कमांड एरिया विकसित करता है। अब आइए थोड़ा सा मानचित्र के थ्रू इसको हम समझ लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जो भारत की ओर से या भारत से होते हुए सिंधु नदी में मिलती है। इतनी बातें हैं। यह नदी वाला या सिंधु की पे स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम और विस्तार से हम बताएंगे। यहाँ हमको सिर्फ इंदिरा गांधी नहर को जो है कि क्लियर करना है। तो 2 सहायक नदी, एक सतलज और एक व्यास। ये मान लीजिए इधर से सतलज नदी आई, ठीक है, और इधर से व्यास नदी आई। कौन सा? सतलज। ये हो गई सतलज नदी, और ये क्या हो गया दोस्तों? व्यास नदी। ठीक है ना। सतलज और व्यास नदी है, समझते हैं। ये दोनों नदियां जब मिलती है तो वो आगे बढ़ जाती है, और ये सतलज के नाम से ही आगे बढ़ती है। तो सतलज की सहायक नदी का नाम क्या है? यहाँ पे अभी हम समझ रहे हैं व्यास नदी, और सतलज नदी फिर आगे बढ़ जाती है। अब ये चीज हम समझते हैं, ये आगे तो बढ़ गई, ये किस नाम से बढ़ गई? सतलज नदी के नाम से ही बढ़ गई। अब देखते हैं दोस्तों कि जहां सतलज और व्यास नदी का मिलन होता है वहां पे एगो डैम बनाया गया है, बांध जिसे आप कह सकते हैं। उस बांध का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है। यह प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वह हरिके बैराज या हरिके बांध से निकलती है। वो कौन सा है? सतलज और व्यास नदी का जहां मिलन होता है वहां पे वो बांध बनाया गया है, उसको हरिके बैराज कहा जाता है। इस बांध से एक नहर निकाली गई है दोस्तों, यही नहर है जो इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा नहर हो गया? इंदिरा गांधी नहर। क्लियर है? इसी नहर को इंदिरा गांधी नहर कहा गया। अब देखते हैं दोस्तों कि यह कहां स्थित है। 2 बातें ये जानना है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी
से निकाली गई। अगर नदी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सतलज नदी बताएंगे। आप मानचित्र को देखिए, सतलज नदी अकेला नहीं है, उनकी सहायक नदी भी आती है ब्यास नदी। उन दोनों के संगम स्थल से इनका निर्माण हुआ। तो अगर सिर्फ सतलज नदी रहे ऑप्शन में तो इंदिरा गांधी निकली है सतलज नदी से, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से। और अगर ब्यास नदी भी ऑप्शन में है तो दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर इन दोनों में से कोई ना रहे, ना सतलज नदी रहे ना ब्यास नदी रहे, उसकी जगह हरिके बैराज रहे, तो दोस्तों हरिके बैराज नाम देंगे इसका ऑप्शन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि यहां स्थित हो जाता है पंजाब, याद रखिए यहां पंजाब स्थित है और यहां हरियाणा स्थित है, हरियाणा स्थित है, क्लियर है। सतलज नदी एकदम बीचों बीच होकर गुजर रहा है और ये एरिया हो जाता है अपना राजस्थान का, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी नहर से जो सिंचाई होती है वह राजस्थान के सबसे बड़ा एरिया में सिंचाई होती है, ठीक है ना दोस्तों। जो राजस्थान के सबसे बड़ा एरिया में जो सिंचाई होती है उसमें 3 प्रमुख जिला आता है, ठीक है। 3 प्रमुख जिला में से कौन कौन सा जिला आता है वो देख लीजिए। श्री गंगानगर, गंगानगर, दूसरा जैसलमेर, और तीसरा है दोस्तों, पहला हो गया श्री गंगानगर, दूसरा जैसलमेर और दूसरा जैसलमेर और तीसरा हो जाता है दोस्तों बीकानेर, ठीक है, तीसरा हो जाता है बीकानेर। तो 3 प्रमुख जिला में इससे सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर से ये प्रमुख प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसको फिर से कवर कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान का नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा नहर है। यह भारत में सबसे बड़ा कमांड एरिया विकसित करता है। इसका उद्गम जो है होता है सतलज और व्यास नदी के संगम में हरिके बैराज का बांध बनाया गया और उस बांध से जो है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। और अगर नदी पूछा जाए तो वो हम सतलज नदी मार देंगे, लेकिन अगर ब्यास नदी है तो ब्यास नदी भी मार देंगे। अब ये देखिए कि इस नहर के जो है कि पश्चिम में पंजाब राज्य स्थित है और जो है कि पूर्व में हरियाणा स्थित है। और यह जो है इंदिरा गांधी नहर जो है कि राजस्थान के सबसे बड़े एरिया में सिंचाई की सुविधा मुहैया कराती, मुख्य रूप से 3 जिला में, श्री गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर में, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको भारतीय मरुस्थल से पूछे जाने वाले सारे प्रश्न कवर हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ प्रश्न मन में है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें अगर लगेगा कि कमेंट में ही जवाब दे देना उचित है तो हम कमेंट में भी बताएंगे, और अगर हमें लगेगा कि इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।